नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 23 तारीख है और लगभग 8:15 बज रहे हैं। आज ही के दिन शाम को 6:05 पर भारत ने एक अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सभी भारतवासी एक क्षण को देखने के लिए बहुत वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। और पिछली बार जब चंद्रयान 2 का जब चंद्रमा पे होना था और किसी कारणवश किसी टेक्निकली खामी की वजह से वो जब लैंड नहीं कर पाया, तो बहुत सारे विश्व के अनेक ऐसे देश थे जो भारत से चिढ़ते हैं, भारत की कामयाबी को देख करके ज़्यादा अच्छा नहीं बोलते हैं, उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। उन देशों की प्रतिक्रिया काफ़ी अजीब सी थी। लेकिन भारत ने फिर 2 साल बाद एक नया कारनामा कर दिखाया है। आज भारत का एक बहुत बड़ा मिशन, जिसको चंद्रयान 3 के नाम से जाना जा रहा था, वो हमने प्रक्षेपित करा था। और आज 23 जून 6:05 पर वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पे सुरक्षित आसानी से आराम से लैंड कर गया है। ऐसा विश्व में करने वाला देश प्रथम सिर्फ भारत ही है। इसके लिए मैं एक भारतवासी होने के नाते YouTube पे मेरा चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी एस्पायरेंट्स को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा ये गौरवान्वित करने वाला पल और क्षण है, जिसमें हमारे यान ने पहली बार ऐसा कदम विश्व में कोई भी देश नहीं रख पाया, वो भारत ने कर दिखाया है। हालांकि आज पढ़ाने की बात मेरे समक्ष, ये पीछे बोर्ड जो देख रहे हैं उसमें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है, इसके बारे में बात करने वाले थे। लेकिन उससे पहले बात करें तो भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, उसके बारे में मैं सोच रहा था कि 2 शब्द अपने जो हृदय की जो गहराई है उनसे मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी वैज्ञानिकों का, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत को करके और इस लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। और भविष्य में ना जाने ऐसे बहुत बड़े अभियान आएंगे जहां पे पूरे विश्व को उम्मीद है कि इसरो इस क्षेत्र में उनसे कहीं ज़्यादा और उम्दा करने वाला है। तो इसके लिए इसरो के लिए नासा ने, स्पेसएक्स ने या बहुत सारी ऐसी अंतरिक्ष की एजेंसियों ने भारत को धन्यवाद कहा है और इस सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं कि आज जो मेरा लेक्चर है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो भी बहुत रोचक है। आप सब लोग इसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, क्यों लगता है, भारत में कितनी बार लगाया गया। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो कुछ ऐसे अनछुए पहल हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में आप सब लोगों को शायद नहीं पता होगा। और मेरा ये दायित्व बनता था कि अगर आरएस जैसी या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये अगर ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप चूक जाएंगे तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का आपको घाटा सहन करना पड़ेगा। और इसकी वजह से आप कहीं परीक्षा के क्षेत्र से बाहर ना चले जाएं, आप प्री पास नहीं कर पाएँ तो भले ही आपकी मेंस की तैयारी कैसी हो, अगर आप वो पास नहीं कर पाए तो आप मेंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन। लेकिन राजस्थान की बात करें उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया क्यों जाता है और किस अवस्था में और किस दिशा में लगता है, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स जो संविधान में उल्लेखित हैं उसके बारे में संविधान में लिखा गया है। और हम सब लोग परीक्षा की दृष्टि से या एक आम आदमी के तौर पे भी अगर जानना चाहें कि भारत में राष्ट्रपति शासन की क्या विधायी प्रक्रिया है, कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिसके जरिए केंद्र पूरे भारतवर्ष में भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, इसके अलावा किसी कंसर्न राज्य में भी लगा सकता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम सब पहले जानते हैं कि अनुच्छेद 352 जब लगता है तब राष्ट्रीय आपात होता है और आपात के बाद में इसको केंद्र सरकार ही लगाती है। जब सरकार को लगता है किसी आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, युद्ध जैसी जब स्थितियां पैदा हो जाती हैं, तब केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष में या किसी एक विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में भी आपातकाल लगा सकती है। और आर्टिकल 352 के नाम से इसको जाना जाता है। आर्टिकल 356 का संबंध राजस्थान से है। वो इसलिए कि 356 के द्वारा केंद्र सरकार किसी भी राज्य के अंदर जब वहाँ का संवैधानिक तंत्र
विफल हो जाए केंद्र सरकार की नज़र में अथवा राष्ट्रपति की नज़र में, जब राज्यपाल ऐसी कोई अनुशंसा भेजता है राष्ट्रपति को और उसे लगता है कि वाकई उस राज्य की संवैधानिक तंत्र की जितनी भी चीज़ें हैं वो सही ढंग से या कानूनी रूप से नहीं चल पा रही हैं, तो इसकी जगह पे राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह हालांकि पहले ऑलरेडी होती है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इसको इम्पोज किया जाता है, वो होता है आर्टिकल 356। और ये विशेषकर राज्य में लगाया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का आशय ये है कि जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है या उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डावाडोल हो जाती है विश्व परिदृश्य में, और ऐसे कारण बन सकते हैं जहाँ पे मुद्रास्फीति आसमान छू जाती है। भारत या किसी भी राष्ट्र के पास में अगर वित्तीय आपातकाल लगता है तो उसके पास में पैसे देने के लिए या उसका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल शून्य की दृष्टि पे पहुंच जाता है और भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा पे जो निर्भर रहता है या अपन सारा जो व्यापार में निर्यात और आयात करते हैं जिसमें डॉलर की भूमिका, सोने की भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ अगर ढंग से नहीं हो पा रही है और यहाँ पे ना राष्ट्रीय आय हो पा रही है, ना मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ रही है, राजकीय कोषीय घाटा कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो किसी भी राष्ट्र के पास में होता है और उसी से किसी भी देश की तरक्की को भी आंका जाता है, वो भी अगर उसके पास नहीं होता है तब लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। ये सामान्य सा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताने लायक कि 352 कब लगता है, 356 कब लगता है और 360 कब लगता है। लेकिन मेरा आशय था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में राजस्थान में ऐसा क्या घटा है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं अथवा उसमें अपीयर होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लिख कर कि आर्टिकल 352 क्यों लगता है? ये राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी देश के अंदर अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जिसमें युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो तथा आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया जाता हो, और ये भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति के नाम पर अभी तक भारतवर्ष में 3 बार लग चुका है। आगे ब्यौरेवार विस्तृतवाद हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, राष्ट्रपति कौन थे और ऐसी कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हुई जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन को लगाना पड़ा, अर्थात आपातकाल को लगाना पड़ा। चलिए इसमें मैं आपको तथ्य एक और जोड़ देता हूं कि जनता पार्टी के कार्यकाल मोरारजी देसाई के दौरान आंतरिक अशांति के नाम पर, आंतरिक अशांति का नाम जब यहां हुआ करता था, इसको हटा करके और इसका 44वें संविधान संशोधन में 1978 में जो किया गया था उसमें उसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से उसको जाना गया। और उसके बाद में संविधान के अंदर जब आर्टिकल 352 की जब बात करते हैं तो आंतरिक अशांति के नाम पर एक बाह्य या उसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से इसको जाना जाता है। और कहीं ना कहीं ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि ये आर्टिकल कौन से में इसको इम्पोज किया गया था या कब इसका नाम चेंज किया गया था। वो था 44वां संविधान संशोधन, और उस समय तत्कालिक जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। और अगर सन की बात करते हैं तो 1978 को ये नाम आंतरिक अशांति का निकाल करके उसको हटा करके और यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह का नाम कर दिया गया था। बात करते हैं कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारतवर्ष में अभी तक आपातकाल लगे हैं 3 बार, और 3 बार कब कब लगे हैं, कौन उस समय प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे, ऐसी कौन कौन सी तत्कालिक ऐसी स्थितियां बनी जिसकी वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा, अर्थात 352 को लगाना पड़ा। तो बात करते हैं 1962 की। 1962 के अंदर जब भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था और उस युद्ध के दौरान सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, अर्थात आर्टिकल 352 का उपयोग हुआ था। और हम सब पढ़ते हैं कि 352 का उपयोग पहली बार ही हुआ, सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए भी हुआ।
और उसके बाद में यही बात कर रहे हैं कि जब जब युद्ध की बारी आई है, जब जब लिखा गया है आर्टिकल के अंदर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, तो हमारा अभी तक हमने 3 बड़े, हालांकि बड़े युद्ध झेले हैं। सबसे पहले 1962 का, 1965 का और 1971 का 3 युद्ध हमने करे हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के साथ में करे हैं। दो पाकिस्तान के साथ में थे और एक चाइना के साथ में थे। भारत उस समय ज़्यादा कोई इतनी मजबूत स्थिति में था ही नहीं, क्योंकि भारत उस आज़ादी के शैशव काल से बाहर निकल रहा था, जब और सारी चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें जुटा रहा था। उसी समय चाइना ने धोखा दे करके 1962 में, जब हिंदी चीनी का भाई भाई का जो नारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब दे रहे थे, उन्हीं की पीठ में छुरा घोंपा गया और बहुत बड़ी भूमि भारत से छीन करके और चाइना ने अपने कब्जे में ले ली। और इसमें बहुत बड़ा नुकसान भारत को उठाना पड़ा। बहुत सारे शहीदों ने अपनी यहाँ पे, या फिर लोगों ने, जवानों ने अपनी जो है शहादत दी। और उसके बाद में नंबर 2 पे आता है 1971। भारत पाक का युद्ध जब हुआ, उसके दौरान भी यही 352 का उपयोग किया गया। और उसके बाद में 1975 के आसपास इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और उस समय कुछ ऐसी तत्कालिक परिस्थितियां बनी जिसमें इंदिरा गांधी जी को, पूर्व प्रधानमंत्री जो थी, उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी। और हमारे पक्ष या विपक्षी दल के बीच में बहुत बड़ी कभी कभी बहस होती है कि 1975 का जो आपातकाल था वो अपनी मनमर्जी से लगाया गया था। हालांकि ये उनका अपना विषय है, अपने को इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा मैंने आगे लाइन लिखी है, वो लिखी सर्वाधिक विवादास्पद। सर्वाधिक विवादास्पद अगर कोई कहा जाए भारत के इतिहास में 352 का उपयोग किया गया, वो आर्टिकल 352 था और 1975 में इसको इम्पोज किया गया था। और उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी, उनका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1900 हम बात करते हैं 356 की, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के बारे में ये कहा जाता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाया जाता है। चूंकि राष्ट्रपति अपना एक प्रतिनिधि जब राज्य में भेजता है या उसको अपने वहाँ पे अगर उसको पोस्टेड करता है, तो उसका नाम होता है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से किसी राज्य में भेजा जाता है। और वर्तमान में या पहले भी सभी राज्यों के अंदर राज्यपाल होते हैं, और राज्यपाल की अनुशंसा पे ही राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। ऐसा साधारण तौर पे सब जगह ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि केंद्र के अंदर जो सरकार होती है, उन्हीं के कोई पुराने लीडर, उनको वहाँ पे पोस्टेड किया जाता है। और राष्ट्रपति की भी बात करें तो कोई भी केंद्र सरकार अपने व्यक्ति को ही, हालांकि वो बहुत सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनकी हर जगह स्वीकार्यता होती है, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी दल से तो वो बिल्कुल अटैच होते हैं। वो पहले कोई किसी दल के वो प्रतिनिधि भी रहे होते हैं या किसी दल के नेता भी अगर रहे होते हैं, और उन्हीं को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है सामान्य तौर पे। हालांकि ऐसी कोई परंपरा रही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं था, लेकिन उनकी स्वीकार्यता इतनी बड़ी थी, कोई भी राष्ट्रीय दल उनको अपने नाम से सिर्फ ये कहता था कि साहब हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आप हमारे नाम से चुनाव लड़िए और हम आपको राष्ट्रपति बनाते हैं। चलिए, राज्यपाल की अनुशंसा से, राज्यपाल की अनुशंसा या उसके बिना भी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर राज्यपाल ये अनुशंसा करे अथवा नहीं भी करे, और राष्ट्रपति महोदय अपना इनिशिएटिव ले करके अगर उनको लगे कि किसी भी राज्य की संवैधानिक तंत्र ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है या काम नहीं कर पा रहा है, तो वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं, अथवा केंद्र सरकार अथवा राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी कह सकते हैं या अपनी इनिशिएटिव लेकर के भी कार्य कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो किसी विशेष एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लगाया जा सकता है, ठीक है, और अधिकतम ये 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ये लाइन यहाँ पे ये कट गलत है। ये एक बार में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक लगाया जा सकता है, मैक्सिमम एक माह में
एक बार में 6 माह तक राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं। और ऐसा सरकार कितनी बार कर सकती है? 3 वर्ष के लिए कर सकती है। और मैं आपको तथ्य के साथ में रिपोर्ट पेश करूं कि सर्वप्रथम सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो पहली बार पंजाब में लगा। सवाल पूछा जा सकता है, और पहले किसी एक संगणक का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति शासन भारत में सर्वप्रथम कौन से राज्य में लगाया गया था। विकल्प 4 थे, 4 में एक पंजाब भी था, और पंजाब अगर टिक कर देते तो विद्यार्थियों को वाकई नंबर मिले होंगे। और सेकंड, सबसे ज्यादा बार 51 बार इंदिरा गांधी जी के समय पे लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1971 या 1975 में जब विवादास्पद राष्ट्रपति शासन जब लगा और इंदिरा गांधी जी उस समय तात्कालिक समय में प्रधानमंत्री थी, तो उस समय बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें थीं जिनको डमोलिश करके, उनको पदच्युत करके और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी की तानाशाही थी, ऐसा विपक्षी दल कह सकते हैं, लेकिन हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि काफ़ी विवादास्पद रहा था। इसके बारे में रिट्स भी काफ़ी लगी, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में भी बहुत सारी रिट लगी कि ये चीज़ें गलत हैं। और सबसे ज़्यादा 51 बार राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के समय पे ये जो है वो लगा था, प्रधानमंत्री उस समय थी वो। और सबसे ज़्यादा मणिपुर में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और आगे की बात करते हैं कि 132 बार अभी तक। तीनों तथ्यों को दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले 1951 के अंदर राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो सबसे पहले लगा पंजाब में। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा कौन से ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके काल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो थी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके समय में 51 बार उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था या उसकी अनुशंसा करवाई थी। इसके अलावा अभी तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। लेकिन ऐसा वो कौन सा राज्य रहा होगा जिसमें राष्ट्रपति शासन जिसने सबसे ज़्यादा झेला होगा, तो वो नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है छोटा सा, जिसका नाम मणिपुर है। और मणिपुर आजकल काफ़ी सुर्खियों में रह रहा है कि वहाँ पे कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में काफ़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है। और एक नई चीज़ मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ कि वहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन ही लग रखा है, लेकिन वो राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। तो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे देखी कि राज्यपाल की अनुशंसा अथवा उसके बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आर्टिकल हम 356 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा, सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जी के समय में लगा, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मणिपुर ने इसका दंश सबसे ज़्यादा झेला। और अभी तक 132 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लगाया जा चुका है। अभी तक ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और स्लाइड क्या कह रही है? 360 के बारे में। इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकते कि भारत में ऐसी स्थिति ना तो पहले कभी बनी थी और ना भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है कि जब वित्तीय आपातकाल लगाने जैसी कोई चीज़ बन पड़े अथवा ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब वित्तीय आपातकाल लगाया जा सके या लगाया जाना उचित होगा। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। इसलिए ये अभी कोई बहुत बड़ी ऐसी लगती चीज़ नहीं है कि वित्तीय आपातकाल क्या पता भविष्य में लगे कि नहीं लगे। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी तक हम कह सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल जैसा दंश भारत ने अभी तक नहीं झेला है, क्योंकि भारत ने ऐसी कोई चीज़ अभी तक देखी नहीं है कि जिसमें वित्तीय आपातकाल देखने की चीज़ अपने को मिले या ऐसे सर्कमस्टेंसेज, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाएं। वो हमारे ज़रूर पड़ोसी देश श्रीलंका में ऐसा देखने को मिला, और हमारा एक पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी भी हालत उसके आसपास ही है। तो अभी तक इसका वित्तीय आपातकाल के दौरान की बात कर रहे हैं तो भारतवर्ष में अभी तक एक बार भी इसको लगाया नहीं गया है। बड़ी बात है। 352, 356 और 360 के बारे में हमने सामान्य जानकारी हासिल करी। यद्यपि आप लोग पहले जानते होंगे कि 356, 352 और 360 क्यों लगाया जाता है, लेकिन कुछ उसके फैक्ट्स थे, उसके बारे में मैंने आपको साझा करे। लेकिन बात हम कर रहे हैं, मेरी स्लाइड का या मेरे लेक्चर का उद्देश्य था कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत और ब्यौरेवार बताने वाला हूं। और कुछ ऐसे फैक्ट्स भी मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं जो आपने अभी तक पढ़े और सुने नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड, राजस्थान में अब तक 4 बार शासन, राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। ये सामान्य सा प्रश्न हुआ करता था और अभी भी सामान्य सा ही है।
लेकिन जिस प्रकार कंपटीशंस का लेवल बढ़ रहा है उस समय इसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है कि राजस्थान की बात करते हैं तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिकी कोई प्रश्न है या उसका उत्तर कह सकते हैं कि 4 बार लगा है। लेकिन आगे की चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से सुने, मेरे साथ बने रहिए आप। 1967 में प्रथम 44 दिन के लिए 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन पहली बार राजस्थान में लगता है। 1977 दूसरा 54 दिन, मात्र 10 दिन ज्यादा। इसके अलावा फिर नंबर 3 पे बात करने वाले हैं 1980 तीसरा 111 दिन, और चौथा उसके बाद में आज 23 और 8 लगभग 30-31 साल हो गए हैं। उसके बाद में राजस्थान में वो स्थिति नहीं देखी जब राष्ट्रपति शासन लगाने की ऐसी कोई मजबूरी आन पड़े। इसके लिए राजस्थान के अंदर जितने भी जो दल हैं उन्होंने बखूबी इस कार्य को करा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति बनने ही नहीं दी, या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसी कोई अनुशंसा या राष्ट्रपति महोदय की तरफ से ऐसी कोई अनुशंसा ही नहीं आई कि राजस्थान राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो पिछले 31 सालों में। तो 1992 के बाद में ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं जब राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महसूस हो, और 1952 के अंदर सबसे ज्यादा लगा था। 1992 के अंदर 354 दिन, लगभग 1 साल राजस्थान ने राष्ट्रपति शासन को झेला या उसके साथ में रूबरू हुए। तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार लगा। सबसे कम सबसे पहले वाला था, और सबसे अंतिम जहां पे सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल रहा राष्ट्रपति महोदय का वो था 354 दिन का। तो ये सवाल आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है टेबल बना करके कि पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में, या आपको कारण और कथन के बारे में भी पूछा जा सकता है। लेकिन मैं अगली वाली स्लाइडों में कुछ और तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपने पहले कभी पढ़े भी नहीं होंगे और ना कभी सुने होंगे, और ये सवाल आने की बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रपति शासन अथवा राज्य की व्यवस्था के बारे में भी आपसे पूछा गया है। वो भी सिलेबस का आपका एक हिस्सा है, और इस सिलेबस के हिस्से के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आगे की स्लाइड में हम क्या देखने वाले हैं, और कौन कौन से फैक्ट्स जो आपने अभी तक नहीं सुने उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं कि उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि आजकल आरपीसी का जो टेस्ट लेने का जो तरीका वो काफी बदल गया है, क्योंकि उनके काफी प्रश्न ट्रिकी होते हैं कि उस समय कौन था, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, राज्यपाल महोदय कौन थे और माननीय मुख्यमंत्री जी कौन थे। इसके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जहां पे हम आपको बताने वाले हैं कि जब 1967 का जब आपातकाल जब लगता है तो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। 1967 का हम पहली बात कर चुके हैं इसके बारे में कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय का। 1967 इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे। 1977 का मोरारजी देसाई रहे हैं और बीडी जती जी। नंबर 3 पे 1980 में लगा इंदिरा गांधी जी रहे हैं और नीलम संजीव रेड्डी साहब रहे हैं। और नंबर 4 1992 पीवी नरसिम्हा राव साहब और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं कि नंबर 1 पे प्रधानमंत्री कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे जब राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन को इम्पोज किया गया था। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, कहीं ना कहीं कारण और कथन में पूछा जा सकता है, या आपसे मैचिंग मिलान करके भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध कौन से राष्ट्रपति शासन काल से है। अगर पूछा जाए अभी जैसे आपके चारों में कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का राजस्थान से राष्ट्रपति शासन के बारे में क्या संबंध है, तो पूछ सकते पहले से, दूसरे से, तीसरे से अथवा चौथे से, या उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, पीवी नरसिम्हा राव साहब किसके समय में प्रधानमंत्री थे जब राष्ट्रपति कौन था। सवाल कहीं से भी बन सकता है, तो इसके बारे में अपने को जानकारी रखनी चाहिए। तो ये सामान्य सी चीजें हैं लेकिन काफी ट्रिकी हैं। वर्ष प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे बीच वाला कौन सा था, 111 दिन का कौन सा था, ये सब सारी बातें मैंने आपको अभी तक अपने स्लाइड्स के माध्यम से आपको बताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 1967 के अंदर जब प्रथम राष्ट्रपति शासन जब राजस्थान के अंदर लगाया जाता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम सब लोगों को पता है कि संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है अथवा सरकार जब बनती है तो उसके पास में बहुमत नहीं होता या फ्लोर टेस्ट नहीं करवा पाती है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि किसी भी दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिला हो, वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के और राष्ट्रपति को ये कहता है कि यहाँ पे महोदय किसी प्रकार की भी स्थिति नहीं बन रही है सरकार बनाने के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाना प्रासंगिक होगा। और उन्हीं की राय पे, उन्हीं की अनुशंसा पे, उन्हीं के मार्गदर्शन पे राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो वाकई सही बात है कि अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और राज्यपाल ये देखता है कि अगर दूसरे दल को भी आमंत्रित करता है, उसके पास में भी उनको विवेक से निर्णय लेता है कि क्या पता इस दल के पास में भी, या ऐसे बहुत सारे विधायक हो या ऐसे आते हों जो कहते हो कि साहब हमारे पास में पूरे लोग हैं, मेजोरिटी है, लेकिन राज्यपाल को ऐसा लगता है कि क्या पता इनके पास है नहीं है, तो उस समय विवेक का निर्णय लेता है और उसमें कहता है कि नहीं, आपके पास नहीं हो सकता। और वो सीधा ये अपनी जो फाइल है उसको अपनी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति महोदय को भेज देता है और राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, जब पहली बार राजस्थान में जब राष्ट्रपति शासन लगता है 1967 के अंदर, तो पहले राज्यपाल हुआ करते थे संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी का कार्यकाल पूरा हुआ, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था या उस समय उनको हटा दिया गया था, स्थितियां कोई भी बनी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ये 1967 का जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल 2 थे। ध्यान से देखना कि उस समय राजस्थान के अंदर राज्यपाल 2 हैं। आपसे पहला भी पूछा जा सकता है और नंबर 2 भी पूछा जा सकता है। कभी आपका हुकुम सिंह से संबंध कर दें कि 1967 का आप पढ़ करके जाएं, संपूर्णानंद जी के बारे में सवाल गलत कर जाएंगे, इसलिए संपूर्णानंद जी और हुकुम सिंह को दोनों को पढ़ के जाएं। पहले संपूर्णानंद जी थे और उसके बाद में हुकुम सिंह लगे थे। और इसके बाद में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राजस्थान की जब चौथी विधानसभा जब चल रही थी, उसी समय राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा हुई थी और ये जो विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया था। तो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं 1967 में लगा, पहली बार लगा। उस समय चौथी विधानसभा यहाँ पे कार्य कर रही थी। सबसे पहले संपूर्णानंद जी यहाँ पे राज्यपाल हुआ करते थे और उसके बाद में हुकुम सिंह जी ने पदभार संभाला, तब भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1977 के बारे में एक वही कहा जा सकता है कि 356 का यहाँ प्रयोग नहीं है, वैसा ही प्रयोग यहाँ नहीं किया गया है। 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और विफल होने की स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे वेदपाल त्यागी साहब यहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। लेकिन थोड़े ही दिन बाद में वेदपाल त्यागी जी यहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ करके चले जाते हैं और उनकी जगह आते हैं रघुकुल तिलक दूसरे ऐसे राज्यपाल थे जिनके समय राष्ट्रपति शासन चल रहा था 1977 में और उन्होंने इसका कार्यभार संभाला। अगर विधानसभा की बात करें तो चौथी विधानसभा तो चल ही रही थी, लेकिन अगली बार 5वीं विधानसभा राजस्थान के अंदर चल रही थी। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, हम सब लोगों को पता है। लेकिन एक फैक्ट और बताऊं कि ये विधानसभा 5 साल से भी ज्यादा इसने समय निकाला था, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और जब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि जब अपने राज्यपाल को, राष्ट्रपति को ही लगता नहीं है कि वहां पे किसी प्रकार के चुनाव कराए जा सकते हैं, ये ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं बन पा रही है, तब क्या करते हैं कि राष्ट्रपति शासन अथवा राज्यपाल ही वहां पे शासन करता रहता है। अर्थात वो 5 साल से ज्यादा करने वाली ऐसी विधानसभा थी जो 5वीं थी, जिसने 5 साल का, हालांकि वो भंग हो गई थी, लेकिन उसका कार्यकाल तो चल ही रहा था किसी तरह, क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगता है और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं रहा था। 356 में भी संवैधानिक तंत्र विफल ही हो जाता है और उस समय, क्योंकि इसके बाद में 1977 है, रघुकुल तिलक साहब का संबंध ऐसे 2 राष्ट्रपति काल से हैं जो सेकंड में भी थे और वो थर्ड में भी थे। दोनों समय रघुकुल तिलक का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति शासन राजस्थान में जब लगा
तो ऐसे कौन से राज्यपाल रहे जिनका संबंध 2 राष्ट्रपति शासनकाल से रहा है? तो एकमात्र व्यक्ति है रघुकुल तिलक। बढ़ते हैं आगे की तरफ कि उस समय छठी विधानसभा पहली बार राजस्थान के अंदर यहाँ पे सीटों की संख्या 200 हो गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विधानसभा थी या ऐसी कौन सी विधानसभा के लिए एमएलए चुनाव लड़ रहे थे जब राजस्थान के अंदर 200 सीटें हुआ करती थी? तो छठी विधानसभा थी। और इसके साथ ये कह सकते हैं कि छठी विधानसभा जब भंग होने के बाद मध्यावधि चुनाव हुए थे और विधानसभा के लिए, अगर 7वीं विधानसभा के लिए जब चुनाव हुए, क्योंकि छठी तो खत्म ही हो गई थी, और जब 7वीं विधानसभा जब चुनाव हुए तो पहली बार राजस्थान को एक दलित मुख्यमंत्री देखने को मिला और उनका नाम था श्रीमान जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब, जो राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री का नाम उन्होंने अपने बोर्ड पे अंकित करवाया कि पहला मुख्यमंत्री राजस्थान को दलित के रूप में कौन मिला, वो थे दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं एक बार दोबारा आपको रिव्यू करके बता देता हूँ। 1967 किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले संपूर्णानंद जी थे, हुकम सिंह जी दोनों थे, दोनों के समय हुआ। चौथी विधानसभा रही है हरदेव जोशी। अभी दूसरे की बात करते हैं, मैं अभी मुख्यमंत्री का नाम अभी मैंने लिया नहीं, उसके बारे में भी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 1977 में 356 वेदपाल त्यागी साहब और रघुकुल जी तिलक। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कि एक राष्ट्रपति शासनकाल के अंदर 2 व्यक्ति आ रहे हैं, 2 राज्यपाल आ रहे हैं। ध्यान रखें, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता था, लेकिन दूसरा जब राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा तो 5 साल से ज्यादा सरकार चली थी, अथवा 5 साल का जब टेन्योर पूरा हो गया था किसी विधानसभा का, उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हुए थे। उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि उस समय राज्य के अंदर ऐसी कोई स्थितियां नहीं बन रही थी जहां पे चुनाव कराया जाना उचित होता, या ऐसा कोई समय होता और ऐसी कोई स्थितियां बनती, इस प्रकार का था। तीसरा, छठी विधानसभा के समय पे था, उस समय सीटों की संख्या राजस्थान के अंदर 200 हो गई थी, और जब छठी विधानसभा जब भंग हो गई थी तो 7वीं विधानसभा के लिए जब चुने गए तो उस समय हमारे राजस्थान को पहला दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के नाम से मिला था। चलिए चौथा, लास्ट का चौथा, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा लंबा राष्ट्रपति शासनकाल 1992 में रहा, और जब इसका कारण सिर्फ एक ही कह सकते हैं कि उसके समय तात्कालिक कारण था कि उस समय बीजेपी की सरकार थी, जनता दल की, और उस समय भैरू सिंह जी शेखावत यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जनता पार्टी और रामराज्य पार्टी जब इकट्ठी हो गई थी और उन्हीं के नेतृत्व में, भैरू सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार संचालित हो रही थी। और आपको पता है, हम सब लोगों को पता है कि 1992 के अंदर जब बाबरी ढांचे को जब गिराया गया था तो उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और यहाँ पे अलग अलग सरकारें बीजेपी या किसी अन्य दलों की थी। तो वहाँ पे सरकारों को संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में, या उनके कहने पे, या उनके अनुसार उन्होंने अनुशंसा करी, जिसमें ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकार भंग हो गई। और उस समय एम चन्ना रेड्डी पहले यहाँ पे राज्यपाल थे, और उसके बाद में आए बलीराम भगत साहब। बलीराम भगत साहब सेकंड राज्यपाल थे, क्योंकि लंबा शासनकाल था, 1 साल के आसपास चला था राष्ट्रपति शासन। तो पहले एम चन्ना रेड्डी थे, उन्हीं के साथ में आए थे बलीराम भगत। तो ये सबसे ज्यादा इस लाइन, ये जो पूरी स्लाइड है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही स्लाइड है। इसके अंदर आपसे कहीं ना कहीं ऐसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो हम आपको कह सकते हैं कि मोहनलाल जी सुखाड़िया, हरदेव जी जोशी, भैरू सिंह जी शेखावत और भैरू सिंह शेखावत, मतलब 4 राष्ट्रपति शासन रहे हैं, जिसमें भैरू सिंह जी शेखावत 2 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। उनके समय 3rd और 4th दोनों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए गए। उससे पहले हरदेव जोशी साहब थे और मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे, और इनको अगर एक बार आप रीड करके जाएंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर प्रश्न आने की संभावना पूरी है। लेक्चर के दौरान या मेरी इस वीडियोस के दौरान आप लोगों ने इसको पढ़ा, आराम से इसको सुना, और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने लाता रहूँगा, और आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरों से पास होते रहिए। यही प्रकाश एजुकेशन हब की कामना है। धन्यवाद।